हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वैसे तो मैंने आज का जो ये वीडियो बनाया है वो जो पंचायती राज में फ्रेशर्स अभी हमारे अपॉइंट होते हैं उनके लिए बनाया है मेनली। पर हमारे बहुत सारे सचिव जो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी परिवार रजिस्टर में काम करते हुए बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में बहुत बारीक बारीक चीज़ें डिटेल्ड में परिवार रजिस्टर से रिलेटेड जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी मुझे नॉलेज है एक्ट एंड रूल्स पढ़ के और अभी तक के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो वैसे तो अभी तक मैंने जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर डाला है वो सब मैंने अपने ब्लॉग के सचिवों के लिए डाला था। मुझे आइडिया भी नहीं था कि देश भर से लोग इतना इसको व्यू करेंगे और लाइक करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मकसद इस चैनल पर इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डालना रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा मेरी वीडियोस मैक्सिमम बहुत छोटे ड्यूरेशन की होती है और टू दी पॉइंट ही मैं वीडियो को कवर करती हूँ। पर ये टॉपिक जो मेरे से आज डिमांड किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि जो पंचायती राज में सचिवों का काम रहता है, मुख्य काम रहता है, वो उस पर भी वीडियोस बनाई जाए। तो ये वीडियोस थोड़ी सी बोरिंग रहती है क्योंकि एक्ट एंड रूल्स जब हम सीखते हैं तो वो टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। वैसे तो सचिवों की अब ट्रेनिंग्स भी हो रही है, 2-2 महीने की ट्रेनिंग्स भी हो रही है। फिर भी जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत अलग होती है और बहुत सारी मुश्किलें हमको सामने आती है। साथ साथ रूल एंड एक्ट भी साथ साथ में लेके चलने पड़ेंगे तो टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग रहेगा। पर इस डीपली परिवार रजिस्टर जैसी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये रूल एंड एक्ट में घुसना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। बात हम प्रैक्टिकल काम की ही करेंगे पर रूल्स और एक्ट को भी साथ में लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे जो दिक्कतें आई है तो उससे मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसको वैसे ही डील करो। एक्ट एंड रूल्स के अलावा पंचायती राज में मैंने अभी तक ये देखा है कि अपने विवेक से ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ एक्ट एंड रूल में भी आपको समझ नहीं आता है तो कि क्या करना है, तो वहाँ सचिवों को अपना विवेक ही इस्तेमाल करना होता है। एक्ट एंड रूल्स आपके सेफ्टी टूल्स रहते हैं। तो मैं फ्रेशली अपॉइंटेड पंचायत सचिवों से ये कहना चाहूँगी कि आपके पास 2-3 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। एचपी पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर कहूँ तो आपके पास होनी चाहिए 1994 के एक्ट की जो बुक है वो, और आपके पास होने चाहिए सामान्य नियम 1997-2, और एक होना चाहिए आपके पास फाइनेंशियल रूल। ऑल द टाइम आपके पास ये 3 बुक्स रहनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में जब आपको पंचायत में आप जाते हैं तो जो दिक्कतें आपको आती है तो आपके पास ये एक्ट एंड रूल्स की बुक्स रहेंगी तो आप इनसे बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। पंचायत सचिव के रोज के कार्यों को अच्छी तरह से समझने के लिए और सहजता से करने के लिए इन एक्ट एंड रूल्स और से बहुत ही हेल्प मिलती है। और आपको यहाँ एक और चीज़ समझनी होगी कि जो एक्ट एंड रूल्स है वो समय समय पर अमेंडमेंट इनमें होती रहती है, इनमें संशोधन होता रहता है। तो इन संशोधन से अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हिमाचल पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर कहूँ तो आप hppanchayat.nic.in पर जाएं और वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको ये बुक्स पीडीएफ के रूप में वहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइट क्या बताई मैंने, hppanchayat.nic.in। वैसे ही हर स्टेट में पंचायती राज के अपने अपने रूल्स है, अपने अपनी एक्ट की किताबें होंगी। तो आप अपने पंचायती राज के और स्टेट के अकॉर्डिंग आप इसमें बुक्स और रूल्स देख लेंगी आपने कौन सी फॉलो करनी है। क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ तो इसीलिए मुझे हिमाचल की बुक्स ज़्यादा से पता है। पंचायत सचिवों के मेन जो काम रहते हैं जो आपको करने होते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है पब्लिक डीलिंग का। बहुत ही बेसिक चीज़ है पब्लिक डीलिंग जो आपको रोज़ फेस करनी पड़ती है। रोज़ आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेने बैठा होगा, चाहे वो परिवार रजिस्टर की नकल होगी, चाहे वो बीपीएल का प्रमाण पत्र होगा या जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा, विवाह रजिस्ट्रीकरण करवाने आपके पास आएंगे, और कुछ लोग तो आपके पास सैंक्शन लेने भी बैठे होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा पब्लिक डीलिंग का रहेगा। सेकंड जो काम हमारा रहेगा वो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का। रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपने कैसे करनी है वो भी मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगी।
रिकॉर्ड मेंटेनेंस में जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो पंचायत सचिवों की जान होती है, वो होती है कार्रवाई और कैश बुक। कार्रवाई और कैश बुक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रिकॉर्ड मेंटेनेंस में, और वही हमारी बहुत पुअर रहती है। बहुत सारे लोगों का हमने देखा है वो कार्रवाई और कैश बुक सही से आज भी सही से नहीं लिख पाते हैं। तो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है कि विकास कार्यों में पंचायत सचिवों का क्या रोल है। तो एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगला टॉपिक आप कौन सा मुझसे चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। अभी तक आपके माइंड में थोड़ी सी पिक्चर पंचायती राज की बन गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत सचिव पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो बिना समय बर्बाद किए चलो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी परिवार रजिस्टर से। तो परिवार रजिस्टर का संधारण कैसे किया जाता है यह दिया गया है नियम 21 में। नियम कौन से बताए थे मैंने, जिसकी आपके पास बुक भी होनी चाहिए। सामान्य नियम 1997, पंचायती राज के जो सामान्य नियम 1997 है उसके रूल 21 में पंचायती राज परिवार रजिस्टर को कैसे संधारित करना है उसके बारे में दिया गया है। तो ये बुक्स आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आप अपने बीडीओ ऑफिस में कांटेक्ट करें, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया hppanchayat.nic.in की जो वेबसाइट है उससे अमेंडमेंट के साथ रूल्स डाउनलोड आप पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, उससे आप कीजिए। तो परिवार रजिस्टर का संधारण पहले कैसे किया जाता था, ऑफलाइन मोड में होता था। हाथ से हम परिवार रजिस्टर मेंटेन करते थे और हाथ से ही हम नकल बना कर देते थे। पर अब हम सारा काम किस पर कर रहे हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में हम कैसे कर रहे हैं, ई परिवार के माध्यम से। तो परिवार रजिस्टर का एक फॉर्मेट होता है जिसपे पंचायत परिवार रजिस्टर को संधारित करती है। तो वो आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसका प्रारूप क्या है, कौन सा प्रारूप है। कि जैसे 1, 2 ऐसे होता है ना हमारे पास, प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3 ऐसे करके हमारे पास रजिस्टर संधारित होते हैं। तो ये प्रारूप क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जिसके ऊपर हमको कोई भी रिकॉर्ड उस तरह से मेंटेन किया जाता है उसके बारे में दिया होता है कि ये ऐसे मेंटेन करना है, ऐसे ऐसे कॉलम होने चाहिए, इसमें ऐसे इसके टॉपिक होने चाहिए। तो परिवार रजिस्टर का प्रारूप क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो पहले परिवार रजिस्टर जैसे भी मेंटेन हो गया, जो उसमें दर्ज हो गया, जो भी प्रविष्टियाँ उसमें दर्ज की गई है वो हो गई है। तो चाहे वो गलत थी चाहे सही थी, बट आज की डेट में उनका करेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। तो करेक्शन करने के लिए आपको वैलिड प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें वैलिड प्रूफ क्या होंगे, सबसे पहले जो वैलिड प्रूफ है आपका वो है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का उल्लेख भी इसी नियम में किया गया है। कौन से नियम में, 21 में। तो सबसे जो मूल आपका किसी भी एंट्री को जो परिवार रजिस्टर में दर्ज होता है या किसी भी प्रविष्टि से संबंधित आपने डेट ऑफ बर्थ या नाम की करेक्शन करनी है तो वो उसका बेस क्या रहेगा, जन्म प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे मुश्किल क्या आती है कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपना कभी जन्म एंट्री ही नहीं करवाया है, या जो 1969 से पहले जब जन्म और मृत्यु के कोई रूल्स ही नहीं बने थे, तो उनके पास तो ना तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, और दूसरा जो हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट है स्कूल का प्रमाण पत्र, चाहे वो विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र हो, चाहे वो कोई बोर्ड स्कूल बोर्ड का कोई आपके पास जैसे 10th का 5th का या 8th का इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास रहता है, तो उनकी करेक्शंस करने में हमें बहुत ही मुश्किल्स होती है। तो इन लोगों की करेक्शन का एक वे ये भी है कि आप जन्म का भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जन्म का रजिस्ट्रीकरण कैसे करते हैं। तो इन लोगों का आप जन्म रजिस्ट्रीकरण का प्रोसेस चलाइए, तो और इनकी जन्म की एंट्री आप जन्म रजिस्टर में कर दें, तो आपके पास बहुत ही वैलिड डॉक्यूमेंट इनकी प्रविष्टि में सुधार करने के लिए काम में आ जाएगा। जन्म मृत्यु का जो डिले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो 1970 से पहले जन्मे लोग हैं उनका प्रोसेस मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करना है। तो आपके जो पुराने लोग हैं जिनके पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है अपनी एंट्रीज को करेक्शन कराने का, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही ऑथेंटिक वे है आपके पास अपनी एंट्रीज को करेक्ट करने का। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि करेक्शन के लिए कभी भी आधार कार्ड का यूज़ ना करें। आधार कार्ड कोई जन्म का वैलिड प्रूफ नहीं है।
और बार बार आप करेक्शन करने से भी बचें। एक बार उनसे आप पब्लिक के साथ आप इंटरेक्ट होइए, उनसे पूछिए कि आपको क्या करवाना है, उसको आप एक बारी में ही डिसाइड कर लें और वन टाइम ही उसमें जो भी करेक्शन है उनको सही प्रोसेस बताइए कि ऐसे प्रोसेस से करेक्शंस होती हैं और बार बार करेक्शन करने से आप बचें। तो अब ई परिवार रजिस्टर में हमको और क्या काम है, आपको लोगों को परिवार रजिस्टर की नकलें देनी होती है। तो पहले तो हम नकलें हाथ से बना कर देते थे। जब से ई परिवार में एंट्रीज दर्ज होनी शुरू हुई है परिवार की, तो हम नकल कहाँ से देते हैं, ई परिवार से देते हैं। परंतु लोग आपको ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी परिवार रजिस्टर की नकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने ई डिस्ट्रिक्ट के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स आप ब्लॉग से ले लें और उसमें भी आप लॉगिन करके चेक करते रहें कि उसमें कोई परिवार नकल के लिए किसी ने आपके लॉगिन पे अप्लाई तो नहीं किया है। परिवार रजिस्टर को और डिटेल से जानने के लिए आप नियम 21 ज़रूर पढ़ें। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और मेंशन करना चाहूँगी कि परिवार रजिस्टर कोई व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो हर किसी को ना दिया जा सके। ये हम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। तो अगर आप इन्हीं नियमों का, जो मैंने 1997 के सामान्य नियम आपको बताए, इसका रूल 149 पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति आपसे परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियों को प्राप्त कर सकता है। तो प्रविष्टियाँ किस रूप में होती है, परिवार रजिस्टर की नकल के रूप में देनी होती है आपको। तो आप अगर 149(2) पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि विहित रीति में आपने इसको ये परिवार रजिस्टर की नकल देनी है, कोई भी अप्लाई करे। इसी नियम, कौन सा नियम, 149, कौन से रूल का, 1997 के जो सामान्य नियम है, 149 के 2 और 4 में ये विहित रीति दी है कि आपने वो नकल कैसे देनी है आपने उससे आपने आवेदन लेना है और उस पर स्पष्ट कारण लिखा होना चाहिए कि आप वो नकल क्यों यूज़ करना चाहता है, किस लिए यूज़ करना चाहता है। और साथ ही इन्हीं नियमों में आपको जो उपनियम है इसके 2 और 4, 149 के उपनियम 2 और 4, इन्हीं में फीस का विवरण भी दिया है कि आपने इस प्रति के लिए, जो आप नकल प्रति देते हैं, उसके लिए आपने फीस कितनी चार्ज करनी है। तो अब जब मैंने फ़ीस की बात की तो आपने यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम कोई भी कैश किसी भी रूप में हम किसी व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं तो आपको उसको प्रारूप 3 में रसीद काट के देनी होती है। कहने का मतलब है कि उस कैश की आपको प्रारूप 3 में एंट्री करनी होती है और उस प्रारूप 3 की आपने कैश बुक में एंट्री करनी होती है। चाहे आप 1 रुपए की ट्रांजैक्शन करो, आपको उसको प्रारूप 3 देना ही पड़ेगा जिससे आपने कैश लिया है। चाहे आपने चेक की फॉर्म में लिया है, चाहे आपने कैश की फॉर्म में लिया है, या किसी अन्य माध्यम से आपको रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो आप उसको प्रारूप 3 काट के देंगे। प्रारूप 3 एक रसीद बुक के फॉर्म में आपको ब्लॉक से इशू होगी, उसको आप खुद प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। जन्म, मृत्यु और विवाह जैसी घटनाओं को पंचायत में कैसे रजिस्टर करते हैं, ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। और परिवार रजिस्टर से रिलेटेड मैं लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो कि हम जब से परिवार रजिस्टर ऑनलाइन हुआ है हम उसको करना भूल ही गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, वो है जन्म, मृत्यु या विवाह या स्थानांतरण घटनाओं के आधार पर जो भी प्रविष्टियाँ पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज हुई है, या परिवार का विभाजन हुआ है, या कोई परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियों में कोई सुधार आपने किया है, उन सारी चीज़ों को ग्राम सभा में रखना, गोशवारा तैयार करना और ये सारी प्रविष्टियों को आम पब्लिक के ऑब्जेक्शन के लिए रखना। और ये परिवार रजिस्टर जो लास्ट में 31 दिसंबर के बाद आपका बन जाता है, इन प्रविष्टियों के बाद उसको पंचायत निरीक्षक से वेरीफाई कराना। जब से परिवार रजिस्टर ऑनलाइन हुआ है हम जैसे इन चीज़ों को भूल सा गए हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, वो है परिवार रजिस्टर की प्रविष्टियों को उनके मेंबर्स के सहित, मुखिया के सहित डाउनलोड करना। अब ये डाउनलोड करना यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब आप देखिए, अगर सपोज आपको कोर्ट में बुलाया जाता है परिवार रजिस्टर को लेके, तो आप वहाँ क्या लेके जाओगे, परिवार रजिस्टर की नकल। वो परिवार रजिस्टर की नकल वो बोलेंगे कि आपके मूल रिकॉर्ड से हमने वेरीफाई करना है, और वो मूल रिकॉर्ड आपके पास है ही नहीं। तो उसके लिए वो डाउनलोड करना और उसको पंचायत निरीक्षक से वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा कि जितनी भी प्रविष्टियाँ जो कि 31 दिसंबर तक आपकी परिवार रजिस्टर में हुई है, चाहे वो जन्म, मृत्यु, विवाह की घटनाओं पे आधार पर हुई है, चाहे संशोधन आपने परिवार रजिस्टर में किया है, चाहे आपने विभाजन किया है,
31 दिसंबर तक जितनी भी एंट्रीज रहती है परिवार रजिस्टर में इस तरह की, उसको आपने ग्राम सभा में रखना होता है। और ग्राम सभा में रखने के बाद आपने उन घटनाओं को 15 दिनों के ऑब्जेक्शन के लिए आम जनता के समक्ष रखना होता है। और आम जनता के ऑब्जेक्शंस आपने क्लेम करने हैं, और अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं तो आप ये घटनाएं पंचायत परिवार रजिस्टर के मुख्य रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। और स्पेशली आपने विभाजन के केस में देखना है, जो परिवार विभाजन है उसका भी एक पूरा प्रोसेस रहता है। विभाजन जो है परिवार विभाजन, उसमें आपने मुख्य रूप से एक चीज़ याद रखनी है कि जो आवेदन है वो परिवार के मुखिया द्वारा किया गया हो, और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया हो कि जो बेटा या जो भी सदस्य उनके परिवार से अलग हो रहा है उसके पास अपना शौचालय है, अपना पूजा स्थल है, अपना रसोई घर है, और ये स्पष्ट चीज़ों में उसमें लिखा होना चाहिए। उसकी एप्लीकेशन से आप अपनी सेफ्टी के लिए वार्ड मेंबर से भी वेरीफाई करवा लो, और उसके बाद उसको कहाँ रखना है, अपने ग्राम सभा में। और सेम प्रोसेस के साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम सभा में रखना है, 15 दिनों के ऑब्जेक्शन के लिए रखना है। और ये सारा प्रोसेस जो आपका 31 दिसंबर तक की हुई एंट्रीज, चाहे वो किसी भी तरह की थी, चाहे वो प्रविष्टियाँ थी, चाहे उनमें सुधार था, चाहे विभाजन था, उनको आपने 31 दिसंबर तक की जितनी भी एंट्रीज है उनको आपने कहाँ रखना है, ग्राम सभा में रखना है। फिर 15 दिनों के ऑब्जेक्शन के लिए आम जनता के लिए रखना है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं आता है तो आपने उसकी प्रविष्टि पंचायत परिवार रजिस्टर में कर देनी है। और जिस तरह से ये एंट्रीज करनी है वैसे ही विभाजन की भी करनी है। ये सब प्रोसेस आपका 31 जनवरी से पहले पूरा हो जाना चाहिए। और जब ये सब कुछ हो जाए, प्रविष्टि आपकी दर्ज हो जाए वेरिफिकेशन के बाद, फिर आपने ये पूरा परिवार रजिस्टर ई परिवार से डाउनलोड करना है। मैंने उसका वीडियो एक परिवार रजिस्टर का पूरा बनाया है पहले भी, एज कैलकुलेट करने का, उसमें डाउनलोड का भी बताया कि डाउनलोड कहाँ से परिवार रजिस्टर होता है। तो परिवार रजिस्टर आप पूरा डाउनलोड कीजिए, और फिर वो डाउनलोड करने के बाद उसका गोशवारा भी निकालिए। गोशवारा क्या होता है, उसमें पूरा डिटेल दिया होता है कि गांव वाइज डिटेल दिया होता है कि इस गांव में इतने सामान्य के घर है, और इन सामान्य में महिला पुरुषों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या इतनी है। उसको गोशवारा बोलते हैं हम, जो गांव वाइज दिया होता है। उस गोशवारा को भी डाउनलोड करना है। और जितनी भी प्रविष्टियाँ आपकी जो शुद्धियों की थी, या जन्म मृत्यु और विवाह की घटना पर आधारित थी, या विभाजन से आधारित थी, उन घटनाओं की एक लिस्ट भी उसके साथ लगानी है। परिवार रजिस्टर जो डाउनलोडेड परिवार रजिस्टर है उसको भी आपने अटैच करना है। और इन सारी चीज़ों को आपने पंचायत निरीक्षक से वेरीफाई कराना है। आपका परिवार रजिस्टर तभी वैलिड माना जाएगा जब आपने ये सारा प्रोसेस किया होगा, और आपने ये प्रोसेस करने के बाद उसको पंचायत निरीक्षक से वेरीफाई कराया होगा। तो यहाँ परिवार रजिस्टर पंचायत निरीक्षक से वेरीफाई कराना बहुत ही ज़रूरी है। परिवार रजिस्टर के बेस पे हमको बहुत सारी रिपोर्टें बना के देनी होती है। आपको जैसे विदित ये है कि जैसे कि हमको 60 साल के पेंशनर्स का चुनाव करना होता है, तो 60 साल के पेंशनर एक साथ हम कैलकुलेट कर पाएँ तो हम एक एक एंट्रीज को प्लस करते रहते हैं। अभी तक हमने, जब परिवार रजिस्टर ऑनलाइन है और हम अभी भी मैनुअल से बाहर नहीं आए, और हमको देनी होती है 0 से 6 साल के बच्चों की लिस्ट। कभी हमको देनी होती है 18 वर्ष के हुए जो वोटर होते हैं, वयस्क हो गए होते हैं, उनकी लिस्ट। और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो एज के बेस्ड होती हैं, वो रिपोर्ट्स आपको देनी होती है। तो उसके लिए मैंने एक एज कैलकुलेशन का पूरा वीडियो बनाया है पहले। आप मेरे चैनल पे जाके देखें कि एज कैलकुलेशन कैसे करनी है। एज का एक फार्मूला मैंने वहाँ कॉपी पेस्ट किया है, वहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला आप इंसर्ट कीजिए जैसे मैंने उस प्रोसेस में बताया है। उससे क्या होगा, आपका परिवार रजिस्टर का जो डेटा है जो डाउनलोड होता है उसके ऊपर एक एज का फार्मूला लगा के एज कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसके ऊपर आप फिल्टर लगा सकते हैं। और उस फिल्टर से आप डिज़ायर्ड एज जो रहती हैं आपकी, उस पर आप चेक लगा के उसी जो लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट विदिन 5 मिनट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी जब सब कुछ ऑनलाइन है तो आप मैनुअल चीज़ों पे इतना समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।